सो एक्सरसाइज 4.3 और हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चलो, राइट। द फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। He says the sum of the reciprocals of Rahman's age, the sum of the reciprocals, ठीक है, रेसिप्रोकल लेना है किसका? रहमान्स एज का। ओके, 3 years ago, तो 3 years ago, let रहमान्स प्रेजेंट एज be x, let Rahman is x years old, right? 3 years ago, तो 3 years ago तो x minus 3 होगी, right? 5 years from now, आज से 5 साल बाद, तो x plus 5 होगी। सिंपल सी बात है। देखिए, ये दोनों चीजें फ्रेजेस समझ में आनी चाहिए अपने को। इसे रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago, let his present age be x, then 3 years ago, 3 साल बाद, 3 साल 3 years ago, 3 साल पहले, तो उसकी एज x plus x minus 3 ही होगी ना। 5 years from now, आज से 5 साल बाद उसकी एज x plus 5 ही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वी एग्री विद दिस। इसे करना क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल यानी कि 3 साल पहले जो उसकी एज थी उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x minus 3 होगा ना। इसी तरह से 5 साल बाद उसकी जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x plus 5। इनका सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now. सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम किसका करना है? रेसिप्रोकल्स का। कब? जब उसकी एज जो 3 साल पहले थी और 5 साल बाद होगी, उनका इज 1/3। इन दोनों की जो उसकी एजेस हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद में जो एजेस होंगी, उसका रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 1/3 है। बताएं व्हाट इज द एज ऑफ रहमान। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। निकाल सकते हैं ना? और एक इक्वेशन बनेगी, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो, राइट, एलसीएम लेना हम सबको आता है, सो वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन। उसमें देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इफ हिज प्रेजेंट एज इज x years, let his present age be x years, then 3 years ago, 3 साल पहले, तो x minus 3, 5 साल बाद x plus 5, उनका रेसिप्रोकल, एजेस का रेसिप्रोकल, तो 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल, उन दोनों का भी सम ये लो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ रहमान 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आ जाएगा आराम से, ठीक है, राइट, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again, try to get involved in the questions, try to get involved in the class। आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है। ये केवल रिड्यूस किया गया है सिलेबस, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि ये टफ था तो सीबीएसई ने हटा दिया कि इस साल बोर्ड में एग्जाम्स में नहीं आता। चलो नहीं, उन्हें जब ओवरऑल सिलेबस देखा तो उन्होंने कहा जो जरूरी चीजें हैं वो रखते हुए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम डिलीट करें जिससे स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, तो उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को चुना, उन्होंने एपी की वर्ड प्रॉब्लम्स को चुना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम जिसको आती है जिसको ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में नहीं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको करें ही ना या इसकी नॉलेज गेन ना करें, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। In a class test, the sum of Shefali's marks in math and English is 30. You can take 2 variables also, I have told you earlier also, right? आप 2 वेरिएबल भी ले सकते हैं, आप 1 वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसे इसकी बात करें, अगर आप 2 वेरिएबल लेंगे तो आप कह सकते हैं x plus y equals to 30, where x is the marks in English and y is the marks in math, right? और अगर आप 1 वेरिएबल लेना चाहें तो 1 वेरिएबल ले लें। Let her marks in English be x, therefore her marks in maths are
30 minus x. Isn't it simple? 8 class याद है? The sum of the ages of father and son is 30 years. तो हम क्या करते थे, हमें दो वेरिएबल की सेंस ही नहीं थी उस समय, तो हम एक वेरिएबल लेते थे. Let the present age of father be x, then the present age of son will be 30 minus x. Similar is the case right now also. He says that the sum of the marks of math and English is 13. She has scored marks in English as x and her marks in math be y. So x plus y is 40. 30 is the first way to solve it. Or another way is, let her marks in English be x, then her marks in math will be, of course, 30 minus x. ठीक है, right? चलो अब आगे की स्टोरी सुनते हैं. Had she got 2 marks more in math? Had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English? Had she got 2 marks more in math? Okay, कितने मार्क्स हैं? 30 माइनस x, 2 नंबर और आते हैं उसके, तो क्या हो जाते हैं? 32 माइनस x. सही ठीक है ना? अगर 30 माइनस उसके मार्क्स है 30 माइनस x और 2 मार्क्स और अगर वो स्कोर कर लेती तो उसका स्कोर क्या होता? 32 माइनस x होता. ये सुनो, राइट? सो had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English and 3 marks less in English. इंग्लिश के मार्क्स कितने उसके? x, और 3 मार्क्स कम आते उसके, तो मार्क्स कितने होते? x minus 3. Had she got 2 more marks in math and 3 marks less in English, the product of her marks would have been 210. The product of her marks would have been 210. तो अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज्यादा आते लेकिन इंग्लिश में 3 नंबर कम आते तो प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 होता. फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. Find her marks in 2 subjects. We can frame a linear quadratic equation. Sorry, we can solve it very easily. Framing of equation is important. Again, I'm telling you, आप 2 वेरिएबल लेना चाहे 2 वेरिएबल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए. अगर इंग्लिश में उसके x मार्क्स हैं तो क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के उसके 30 मार्क्स है तो एक मैथ में डेफिनेटली उसके मार्क्स 30 माइनस x होंगे. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसने कहा कि मैथ में उसके अगर 2 नंबर कम आते, ज्यादा आते, अगर मैथ में 30 माइनस x आए हैं तो अब क्या हो जाएंगे? 32 माइनस x हो जाएंगे. और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, 3 नंबर कम यानी कि x माइनस 3 होता, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 होता. उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 होता. इसे फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. निकल जाएगा ना आराम से. चलिए 6th क्वेश्चन देखें. कंपेरेटिवली द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस होल एक्सरसाइज. अगर पूरी एक्सरसाइज की बात करूं तो पूरी एक्सरसाइज से सबसे इजी क्वेश्चन है. आराम से बात को समझिएगा, आराम से बात को समझिएगा. देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड. कितनी अच्छी बात है. एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, नाम दे देते हैं, चलो इमेजिन करते हैं ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, AC इसका डायगोनल है. द डायगोनल इज 60 मोर देन इज शॉर्टेस्ट साइड. ओके, BC को मान लेते हैं x है द शॉर्टर साइड.
and the diagonal is 60 more than x. तो डायगोनल की लेंथ x plus 60 ही तो होगी. सिंपल है ना. The diagonal of a rectangular field is 60 more than its shorter side, and the longer side is 30 more than the shorter side, and the longer side is 30 more than the shorter side. If the shorter side is x, then the longer side is x plus 30, because the longer side is 30 more than the shorter side. कितना आसान क्वेश्चन है कि एक छोटी साइड को आपने x माना, डायगोनल 60 मीटर मोर है, तो डायगोनल अगर x से 60 ज्यादा है तो x plus 60 होगा. ऑफकोर्स लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है. अगर शॉर्टर साइड आपने x मानी है तो लॉन्गर साइड क्या होनी चाहिए, x plus 30 होनी चाहिए. सिंपल सी बात है. And if in this rectangle, if AB, BC and AC, all the three sides are given to us, and since it is a rectangle, we know that we do have a right angle at B, we know how to solve it. Which theorem? Yes, of course, Pythagoras theorem. Right? AB square plus BC square, the sum of the squares of two shorter sides is equal to the square of the longest side. So x plus 30 का whole square plus x का square is equals to x plus 60 का whole square. We will get a quadratic equation and we can solve it. Simple? Yes or no? Yes, it is. It's a very simple question again. एक रेक्टेंगुलर फील्ड में सबसे छोटी साइड यानी कि ब्रेथ को आप x मान लीजिए, तो लेंथ ब्रेथ से 30 मोर है, यानी कि उसकी लेंथ हो जाएगी x plus 30. जो डायगोनल है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड से. इट इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड. तो अगर ब्रेथ अगर x है तो डायगोनल ऑफ कोर्स x plus 60 ही होगा. तो आप देख सकते हैं इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसको आराम से निकालेंगे. फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन वाज इजियर देन द अदर क्वेश्चन. यस और नो? चलिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स. ओके, अगर किसी को दोबारा पूछना हो समझना हो तो बताते हुए चलिएगा. चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए. फ्रेम द इक्वेशन, ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशन योरसेल्फ. This is difference of squares of two numbers is 180. Okay. Difference of squares of two numbers is 180. क्या करें, एक वेरिएबल लें, दो ले लें, मर्जी है. बिल्कुल सही. ठीक है, चलो दो वेरिएबल लेते हैं. लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. राइट, चलो क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं. This is difference of squares of two numbers. Difference of squares. Difference लेना है. किसका लेना है? Squares of two numbers. यानी x स्क्वायर का और y स्क्वायर का डिफरेंस. Difference of squares. What? Go by the word. Difference लेना है. लिया डिफरेंस. किसका लेना है? दोनों नंबर का नहीं, स्क्वायर्स का. दोनों नंबर के स्क्वायर का. So difference of squares of two numbers is 180. यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180. पहला सेंटेंस तो आ गया समझ में. अब दूसरी सेंटेंस की बात करते हैं. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. अब देखिए इसमें स्मॉलर कौन बड़ा कौन, अपनी कल भी बात हो रही थी ये वाली है ना, उसी की बात करते हैं कि x माइनस वाई लें या y माइनस एक्स, हमारी मर्जी होती है. लेकिन ये फिक्स है कि इसका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जो है या डिफरेंस जो है वो 180 यानी पॉजिटिव है. तो इसमें से हमने डेफिनेटली x को बड़ा माना और y को छोटा माना. ऐसे होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 यानी पॉजिटिव है. अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली x क्या है, बड़ा है. x इज ग्रेटर देन y. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन, द कंडीशन गिवन द क्वेश्चन. दिस इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर. Square of smaller number, smaller number is y and the square of smaller number. Okay, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर तो y का स्क्वायर. If a times the larger number, if a times the larger number, the square
of the smaller number is a times the larger number. ठीक है, बात समझ में आती है. Square of the smaller number, which one is smaller? Y is smaller. It is clear? Y smaller क्यों है? क्योंकि हम x square minus y square को पॉजिटिव बता रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली रिजल्ट ये है, इसका मानना ये है कि x is greater than y. Now, which is square of the smaller number? Square of the smaller number is a times the larger number. Is a times the larger number as the question says. So it's very simple. Y square और ये मतलब जहाँ पे भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता है उसको हम मर्ज करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है ना. इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं तो हो जाएगा x स्क्वायर minus 8x is equals to 180, isn't it? X square minus 8x because y square is 8x, so x square minus 8x is equals to 180. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी आराम से, राइट? ठीक है ना. चलिए वापस से हम इसमें अगर दो वेरिएबल ना लेकर के एक वेरिएबल लेते हैं तो हम कहते हैं लेट द नंबर बी x, let the number be x, and he says the other number the square is a times s of it. तो हम इस x की टर्म्स से लेकर के दूसरे नंबर पे भी आ सकते थे, राइट? लेकिन वही वाली बात, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे दो वेरिएबल्स आप दो वेरिएबल्स भी लें, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे एक वेरिएबल आप एक वेरिएबल लें. सॉरी, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक वेरिएबल ही लेना चाहिए या दो वेरिएबल लेना चाहिए, ये नहीं ले सकते हैं वो नहीं ले सकते. ठीक है, चलो ये वाला मैं आपको पहले भी 8th वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ, पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका है. 8th और 10th दोनों एक तरह के ही है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन साइमल्टेनियसली. जब दो चीजें एक साथ बढ़े या मतलब एक बढ़े और एक घटे, एप्रिसिएशन हो एक चीज का और दूसरे का डेप्रिसिएशन हो, तो हमें उनका प्रोडक्ट ले लेना चाहिए. जैसे यहाँ पे बात हो रही है स्पीड की, कि स्पीड कम की और टाइम ज्यादा लग गया ऐसा कुछ, तो लेट द यूजुअल स्पीड बी x and the usual time be y, है ना. So first equation is x plus y is equals to 360 because speed into time is distance covered. Speed into time is distance covered. आपको याद है मैंने आपको उस दिन भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस. Then the length of a rectangular plot is increased by this and the breadth is decreased by this, the area remains the same. Yeah, some students of a class we want to make some arrangement, sitting arrangement. And if we will increase the number of rows, then number of students sitting in the row will be decreasing and like that, है ना. अपनी पहली बात हुई कि जब भी एक एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो, सबसे बेस्ट तरीका है दो वेरिएबल ले लो. स्पीड को मान लेते हैं यूजुअल स्पीड को x and the usual time let it be y. The question says that in a journey of 360 kilometers, that means speed into time is equal to 360 kilometers. Speed into time जो है वो डिस्टेंस होता है इसलिए. ठीक है, अब क्या किया उसने वो देखते हैं. He says if the speed is 5 kilometers per hour more, so new speed will be x plus 5. If we increase the speed by 5 kilometers per hour, it will take 1 hour less. It will take 1 hour less for the same journey. It will take 1 hour less for covering the same distance. He says find the speed of the train. बहुत अच्छा, दो वेरिएबल से दो इक्वेशन बनी. इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे. जब ये x y माइनस x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 360 होगा, तो इस 360 को और x y को काट देते हैं क्योंकि x y इज इक्वल टू 360 ही है ना. So what is x is equal to 5y minus y. This is the second equation. आप फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास इक्वेशन आ गई. टाइम की बना रहे हैं स्पीड की, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों वेरिएबल से टैकल कर सकते हैं, आपको मालूम है चुकाते हैं. अगेन इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देखिए वापस से एक बार फिर समझते हैं. जैसे आपने को किसी ये आपको मैंने आपको कहा था रेफरेंस बुक में 90% क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे आपको. फॉरगेट अबाउट द स्पीड एंड टाइम. एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा लेते हैं. ठीक है, अ स्टूडेंट कैन बाय फ्यू नोटबुक्स in 400 rupees. A student can buy few notebooks in 400 rupees. If the cost of each notebook is reduced by 2 rupees, he can purchase one more book. Again, it is not a genuine question. I am just want to give you an example. एक example दे रहा हूँ सिंपल सा. ठीक है,
चलो दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से बताता हूँ. A student is buying some notebooks in 400 rupees. Okay, if the cost of each notebook is reduced by rupees 2, he can buy one more register. Find the actual cost of the register and so on. ठीक है, जैसे we want to distribute 500 apples among some students. We want to distribute 500 apples among some children, right? If 5 students are more, each would have received one apple less. If had there been 5 more children in the group, each would have received one apple less. Find the number of students, find the number of children like that. बहुत सिंपल सी बात है, ax into y का कंसेप्ट कर लीजिए, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी. रेसिप्रोकल के फॉर्म में आप रेफरेंस बुक में देखें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है. आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कंपेरेटिवली ज्यादा इजी तरीका है. जैसे नोटबुक्स की केस लेते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, चलो इसमें जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था, अब स्टूडेंट वांट्स टू परचेज सम नोटबुक्स इन 400 रुपीज. तो हमने कहा xy is equals to 400. What is x? Then let it be number of notebooks. And what is y? Let it be the cost of each notebook, or the cost of a notebook. एक notebook की cost ऐसी होगा ना, number of notebooks into एक की cost करेंगे तो क्या होगा, 400 रुपीज होगा. अब जो उसने कंडीशन दी थी उसके हिसाब से क्या था, उसने कहा था if the list price or the mass price, if the price of the notebook is reduced by 2 rupees, if the cost of a notebook is reduced by 2 rupees, so what will be the cost, new cost? It will be y minus 2. A student can purchase one more notebook. He can buy one more notebook, but the budget is same. The cost, the amount is same, right? If the cost of each notebook is reduced by 2 rupees, a student can buy one more register, one more notebook in 400 rupees. Find the cost of the notebook and the register or something like that, right? Again, this is not a genuine question. फिर से आप इसे सॉल्व मत करिएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं दो इक्वेशन को. जैसे 10th क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्टली. इस 10th क्वेश्चन का भी जो तरीका है वो यही होना चाहिए ना. वो कह रहा है कि इन अ जर्नी ऑफ 132 किलोमीटर, ठीक है, x into y is equals to 132 kilometers. In a journey of 132 kilometers. So first of all, what is x? X is our speed, क्योंकि वो स्पीड कम या ज्यादा करेगा. जैसे स्पीड अगर कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, है ना. So let it, what is y? Let it be the usual time. Again, this is the usual speed and this is the usual time of the train. Okay. In a journey of 132 kilometers, if the speed is increased by 11 kilometers per hour, if the speed is increased by 11 kilometers per hour, the train takes 1 hour less. The train takes 1 hour less. Check कीजिए देखिए. If the speed of the train is increased by 11 kilometers per hour, it takes 1 hour less for a journey of 132 kilometers. चेक कीजिए कितना अच्छा है. एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, क्वेश्चन किसका है, प्रोडक्ट का है. यानी कि x into y कर लीजिए, आपको बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा. इसलिए देखिए ना, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई थी, x y इक्वल टू 132. इसको ऐसे रहने दीजिए. सेकंड इक्वेशन को देखिए, ये हो जाएगा xy माइनस x प्लस 11y माइनस 11 इज इक्वल टू 132. xy और 132 इक्वल है, अभी अपने का. So xy is equal to 132. So 11y minus 11 is equal to x. This is the second equation. You know how to solve linear equations in two variables. So we can put the value of x in the first equation. कर दूं equation पूरा solve आपके लिए. तो इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 11y minus 11 into y is equal to 132. चेक कीजिए ना, देखिए x की वैल्यू आपने सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x की जगह रिप्लेस कर दिया किससे, 11y minus 11 से, राइट. इक्वेशन बनी 11y minus 11 into y is equal to 132. So this is 11y square minus 11y minus 132 is equal to 0.
डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 11। याद है आपको लास्ट ईयर भी फैक्टराइजेशन में समझाया था कि आपको हमेशा कॉमन पहले ले लेना चाहिए ताकि इक्वेशन इजी हो जाए। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 के फैक्टर्स इनको प्लस माइनस करने से 1 आ जाए, 3 और 4, तो y इज इक्वल टू 4 और -3। -3 को आप रिजेक्ट कर देंगे, -3 को आप रिजेक्ट कर देंगे, आपको मालूम है अच्छी तरह से, क्योंकि हमें मालूम है y इज व्हाट टाइम। 3 घंटे पहले ट्रेन चली नहीं, उससे पहले 3 घंटे पहले पहुंच जाएगी वहां पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो टाइम माइनस में नहीं हो सकता, इसे छोड़ देते हैं, तो रिजेक्ट करते हैं। तो व्हाट इज y इज 4, यूजुअल टाइम इज 4। If the usual time is 4, we can find out the usual speed also because x into y is 132. तो आप कह सकते हैं x into 4 is equal to 132. So finally हम कैलकुलेशन आराम से समझ सकते हैं। 132 divided by 4, 4 3 are 12, 4 3 are 12. So x, that means the usual speed of the train is 33 km/h. This is the speed of the passenger train. The question says what is the speed of the, suppose he says what is the speed of the other train, what was that? Was an express train I suppose. तो अगर ये 33 किलोमीटर पर आ रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर होगी। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। the story is of two trains, one train is the express train, the other one is passenger train। हम पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे थे। पैसेंजर ट्रेन की अगर स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वो 1 आवर लेस लेगी। तो अगर हम देखें तो ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आई है हमारे पास 33 किलोमीटर पर आवर, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती होगी, इसका मतलब है ना। सो अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, what the thing is being conveyed to you is that whenever a question involves appreciation and depreciation together, जब एक साथ appreciation और depreciation का क्वेश्चन हो तो बेस्ट वे है उसको प्रोडक्ट से कर लीजिए। If or had been 5 more students, each would have received 1 apple less, each would have received 1 apple less, and total number of apples are 500 suppose। So xy is equal to 500। Had there been 5 more children, each would have received 1 apple less। तो बात तो वही हुई कि 500 एप्पल बांटने से आपने अगर 5 और बच्चे होते उस ग्रुप में तो एक एप्पल सबको कम मिलता है ना। क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है, सॉल्व मत कीजिएगा प्लीज, बता रहा हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू परफेक्ट नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि मैं केवल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। सो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन साइमल्टेनियसली के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए, हार्डली 1 minute is left, so question 9th and 11th are left for tomorrow, and in fact tomorrow is Thursday, आपका टेस्ट होता है, ऑफ है, फ्राइडे वैसे ही ऑफ है मेरे ख्याल से, है ना, बाबा रामदेव जयंती है, तो मिलते हैं आप सैटरडे को। So we will try to wind up the chapter. Again, if you are having any problem, please contact me on my WhatsApp number, right? Definitely I will attend or sort out your problems. Okay, take care, have a nice day.